बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में जयराज और महावीर नाम के दो मित्र रहते थे। एक शाम दोनों दोस्त मिलते हैं। दोस्त महावीर भाई, यहाँ इस गांव में कोई काम धंधा भी नहीं है। यहाँ पर गुजारा करना मुश्किल है। क्या हम नगर में जाकर कोई काम धंधा ढूंढे? हाँ दोस्त, तुम ठीक कहते हो, कल ही चलते हैं। बोला ठीक है। जयराज एक सीधा साधा, ईमानदार और मेहनती आदमी था और घर में अकेला था। उसके माता पिता का किसी बीमारी की वजह से देहांत हो चुका था। महावीर जयराज से एकदम उल्टा था। आलसी, कामचोर, झगड़ालू और मक्कार किस्म का आदमी। दूसरे दिन सुबह दोनों मिले और काम धंधे की तलाश में नगर की ओर चल दिए। जयराज ने देखा महावीर खाली हाथ आया है, लेकिन जयराज ने रास्ते में खाने के लिए कुछ सामान साथ में ले लिया था। दोनों दोस्त बातें करते हुए चले जा रहे थे। दोपहर का वक्त हो चला था। भाई जयराज, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। चलो आगे चलकर खाएंगे। मैं भूखे पेट आगे नहीं चल सकता। चलो आगे बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है, वहां चलकर खाना खाएंगे। कुछ ही कदम चले होंगे कि महावीर भूख से व्याकुल हो रहा था और उसने जयराज के हाथों से खाना छीन लिया और जयराज को मारना पीटना शुरू कर दिया और वहां से वापस अपने घर की ओर चल दिया। मार पिटाई से जयराज के जगह जगह से कपड़े भी फट चुके थे और वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा था। धीरे धीरे शाम होने लगी थी। जयराज को दूर दूर तक कोई आदमी भी नहीं दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे जयराज उस पेड़ के पास पहुंच गया और बैठकर सोच रहा था, कुछ देर बाद रात हो जाएगी और कोई जंगली जानवर यहाँ आ गया तो मुझे मार कर खा जाएगा। मैं पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता हूँ। और वो पेड़ पर चढ़कर घने पत्तेदार टहनी पर छिपकर बैठ गया। कुछ देर बाद जयराज ने देखा कि एक बंदर उस पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। कुछ ही पल बीते होंगे कि एक शेर भी उसी पेड़ के पास आकर बैठ गया। शेर और बंदर को देखकर जयराज डर से भयभीत हो रहा था और वो अपने डर पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। तभी बंदर बोला, शेर दादा, एक बात बताओ, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ आप रोज शाम को यहाँ किस लिए आते हो? बंदर भाई, तुम भी यहाँ आते हो, तुम भी बताओ तुम किस लिए आते हो? मैं इस पेड़ की रखवाली करने आता हूँ क्योंकि यह पेड़ बहुत ही कीमती है और ये औषधीय गुणों से भरपूर है। अगर किसी के शरीर पर चोट लगी हो, घाव हो गया हो या जन्म से वह अंधा हो, चोट घाव पर लगाने से वह जल्दी ही ठीक हो जाते हैं और आंखों में से उनको दिखाई देने लगता है। अब तुम बताओ शेर भाई, इस पेड़ के नीचे बहुत सारा खजाना दबा हुआ है। रात के अंधेरे में कोई उसे निकाल कर ना ले जाए, इसलिए मैं रखवाली करने आता हूँ। जयराज शेर और बंदर की सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने बिना आवाज किए 3-4 पत्ते पेड़ से तोड़कर उनका अर्क निकालकर अपने शरीर पर लगी चोटों पर लगा लिया। शेर और बंदर पूरी रात बातें करते रहे। जयराज भी सारी रात उन दोनों की बातें सुनता रहा। अब सुबह का वक्त हो चुका था। तभी, अच्छा बंदर भाई, अब मैं चलता हूँ, शाम को फिर मिलेंगे। ठीक है शेर दादा, शाम को मिलेंगे। इतना कहकर शेर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद बंदर भी वहां से चला गया। शेर और बंदर के जाने के बाद जयराज ने राहत की सांस ली। जयराज ने उस पेड़ के थोड़े से पत्ते तोड़कर अपने फटे हाल कपड़ों में छिपा लिया और वो भी अब पेड़ से नीचे आ गया था। शरीर में लगी हुई चोटों में अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है। इसका मतलब कि बंदर सही कह रहा था। जब बंदर की बात सत्य है तो शेर की भी खजाने वाली बात सत्य ही होगी। मन में यही सोच विचार करता हुआ जयराज अब नगर की ओर चल दिया। चलते चलते जयराज नगर की सीमा में दाखिल हो चुका था तो उसने देखा आगे से घोड़े पर सवार 2 नगर सैनिक उसकी तरफ ही आ रहे हैं। नजदीक आकर एक सैनिक जयराज से बोला, हे रागीर, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तुम्हें हमारे राजा साहब ने बुलाया है। राजा साहब ने मुझे क्यों बुलाया है? मैंने तो कोई अपराध भी नहीं किया। ये सब हम नहीं जानते। हमें तो राजा साहब की तरफ से आदेश मिला है कि हमारे नगर की सीमा में दाखिल होने वाले प्रत्येक राहगीर को हमारे पास लेकर आओ। हम तो आदेश का पालन कर रहे हैं। राहगीर, हमारे साथ चलो। राजा का नाम सुनकर जयराज घबराने लगा। दोनों सैनिक जयराज को राजा के दरबार में ले गए। जयराज को देखकर राजा बोला, राहगीर, मेरी एक पुत्री है जिसका नाम उर्वशी कुमारी है। वह जन्म से अंधी है और हम उसे बहुत लाड़ प्यार से रखते हैं।
और उसके अंधेपन की वजह से हम बहुत दुखी रहते हैं। हमारी नगर सीमा में दाखिल होने वाले प्रत्येक राहगीर से हमारी शर्त है कि जो कोई भी हमारी पुत्री राजकुमारी की आंखें ठीक कर देगा तो हम उसको इनाम में अपना आधा राजपाट और अपनी पुत्री राजकुमारी की शादी भी कर देंगे, और यदि आंखें ठीक नहीं कर पाया तो हम उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल देते हैं या फांसी दे देते हैं। यही शर्त तुम्हारे लिए भी है। महाराज, मैं कोई डॉक्टर या वैद्य तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा आपकी पुत्री की आंखें ठीक करने की। ये कहकर जयराज ने अपने कपड़ों में उस पेड़ के जो पत्ते छिपाकर लाया था उनमें से 3-4 पत्ते निकालकर उनका अर्क राजकुमारी की आंख में डाल दिया और 1 घंटे बाद आंखें खोलने को कहा। 1 घंटा बीत जाने के बाद जब राजकुमारी ने अपनी आंखें खोली तो वो खुशी से चिल्लाने लगी, पिताजी, मैं सब कुछ देख सकती हूँ, मुझे दिखाई देने लगा है, मैं बहुत खुश हूँ। राजकुमारी की बातें सुनकर राजा अति प्रसन्न हुआ। सैनिकों, पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दो कि हमारे पुत्री राजकुमारी की आंखें ठीक हो गई हैं। कल राजकुमारी की शादी है, सभी नगरवासी शादी में शामिल हों। राजा के आदेश का पालन हुआ और पूरे नगर में राजकुमारी की शादी की खबर फैला दी गई। दूसरे दिन सैनिक, उस राहगीर को नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाकर राज दरबार में पेश किया जाए। सैनिकों ने वैसा ही किया जैसा महाराज ने आदेश दिया था और सैनिक जयराज को लेकर राज दरबार में उपस्थित हो गए। जयराज को देखकर राजा बोला, राहगीर, तुम्हारा नाम क्या है और हम तुमसे बहुत खुश हैं। महाराज, मेरा नाम जयराज है। जयराज, जैसी मेरी शर्त थी उसके अनुसार मैं तुम्हें अपना आधा राजपाट देता हूँ। आज से तुम इस नगर के आधे के राजा हो और राजकुमारी की शादी भी तुम्हारे साथ की जाएगी। जयराज की शादी राजकुमारी के साथ होने के बाद दोनों बड़े आराम से रह रहे थे, क्योंकि अब जयराज के पास वो सब कुछ था जो एक राजा के पास होता था। कुछ दिनों बाद एक दिन जयराज अपने महल की छत पर घूम रहा था कि नगर में उसे अपना दोस्त महावीर दिखाई दिया और वो मन ही मन कहने लगा, है तो बहुत बुरा इंसान, लेकिन फिर भी मेरा दोस्त है। मैं आज राजा बन गया तो पुराने दिन नहीं भूलने चाहिए, वह भी मेरे जैसा ही है। सैनिक, अभी अभी एक आदमी निकल कर गया है, उसका नाम महावीर है, उसे लेकर आओ। थोड़ी देर बाद सैनिक महावीर को साथ लेकर जयराज के पास आ गया। इसे नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाकर मेरे साथ खाने पर लेकर आओ। खाने पर दोनों दोस्त मिलते हैं और अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं। खाना खाने के बाद जयराज बोला, महावीर, अब मैं राज दरबार जा रहा हूँ, तुम अपनी भाभी से बातें करो। ये कहकर जयराज वहाँ से चला गया। वहाँ अब महावीर और राजकुमारी ही थे। बोला, भाभी, आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है। आपके पिताजी ने एक बहुत ही गरीब लड़की के साथ शादी कर दी। इसके कोई घर मकान भी नहीं है, ना ही कोई जमीन जायदाद है, केवल एक छोटी सी झोपड़ी है, वह भी धूप छांव वाली। उस पर कहीं घास फूस है, कहीं नहीं है। अच्छा भाभी, अब मैं चलता हूँ। और वो अपने घर वापस चला गया। उधर राजकुमारी का दिमाग घूम रहा था और वो मन ही मन सोच रही थी कि कैसे निर्वाह होगा इस कंगाल के साथ। मेरे पिता ने मेरी प्रत्येक इच्छा पूरी की है, जो भी मैंने मांगा है वो मुझे मिला है। इससे क्या मांगूं और ये मुझे क्या लाकर देगा। राजकुमारी ने फैसला लिया कि इसके साथ नहीं रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। राजकुमारी ने एक सैनिक अपने पास बुलाया और उसे आदेश दिया कि जाओ और पिता महाराज से कहो कि आपकी पुत्री राजकुमारी आपसे मिलना चाहती है। सैनिक ने जाकर राजकुमारी की सारी बातें महाराज को कह दी। सैनिक, राजकुमारी को राज दरबार में ले आओ। थोड़ी देर बाद राजकुमारी को साथ लेकर सैनिक दरबार पहुंचा। महाराज बोले, कहो पुत्री, क्या हुआ। पिताजी, आपने जिस लड़के से मेरी शादी की है वो एकदम गरीब निर्धन है। मेरा उसका कोई मेल नहीं है। मैं बहुत ही शान शौकत में पली बड़ी हूँ और वो राजा भी बना है तो आपके रहमो करम पर। उसमें राजा बनने लायक कोई विशेषता नहीं है। पुत्री, अब वह तुम्हारा पति है। नहीं पिताजी, मैं उसे अपना पति नहीं मानती और मेरा आदेश है कि उसे फांसी दे दी जाए। महाराज राजकुमारी की जिद के आगे कमजोर पड़ जाता है और सैनिक को अपने पास बुलाकर आदेश देता है कि नगर में ढिंडोरा पिटवा दो। जिसे हमने अपना आधा राजपाट देकर राजा बनाया है, कल दोपहर उसे फांसी दी जाएगी। दूसरे दिन जब फांसी देने का समय हुआ तभी
तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ। हाँ, मेरी आखिरी इच्छा है, मैं अपनी पत्नी से कुछ बातें करना चाहता हूँ। जाओ बेटी, वो तुमसे आखिरी बार बात करना चाहता है। राजकुमारी जयराज के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, कहो क्या बात है। राजकुमारी जी, मुझे थोड़ी देर बाद फांसी दे देंगे, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वह ध्यान से सुनो। हमारे नगर से बाहर जंगल में बहुत बड़ा विशाल पेड़ है। वह पेड़ औषधीय गुणों से भरपूर है। उसी पत्ती के अक्ष से तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आई है और उसी पेड़ के नीचे खजाना दबा हुआ है। उसे निकाल लें, बस यही कहना चाहता था। ये सुनने के बाद राजकुमारी कुछ सोच में पड़ जाती है। इसका खजाना तो पेड़ के नीचे दबा हुआ है, क्यों ना मैं उसे निकलवा कर देखूं है या नहीं। पिताजी, इनकी फांसी रोक दी जाए। पुत्री की बातें सुनकर राजा भी खुश हुआ और राजा ने सैनिक को आदेश दिया कि अब फांसी नहीं दी जाएगी, और कुछ कामगार मजदूरों को साथ लेकर उसी पेड़ के पास पहुंच गया और दिन छिपने से पहले ही बहुत सारा धन निकालकर अपने महल वापस आ जाते हैं। शाम का समय हो चला था। उधर उस पेड़ की रखवाली के लिए शेर और बंदर रोज की तरह वहां पहुंचते हैं, तो वहां का नजारा देखकर शेर पागल हो जाता है और गुस्से में दहाड़े मारने लगता है। बंदर भाई, मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। आज मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, और अब मैं दिन रात यहीं रहूंगा। जो भी इधर आएगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उधर जयराज और राजकुमारी बड़े मजे से रह रहे थे। राजकुमारी को अब जयराज से कोई शिकायत नहीं थी। समय आगे बढ़ता जा रहा था। एक दिन महावीर फिर से जयराज के महल पर बिना बुलाए पहुंच गया था। उसने सैनिक से कहा, जाओ मेरे दोस्त, जयराज को बता दो कि महावीर आया है। सैनिक ने जयराज को महावीर के आने की खबर सुनाई। महावीर का नाम सुनकर जयराज को गुस्सा आने लगा और उसे फांसी लगने वाली घटना याद आ गई। मेरी पत्नी को यही कुछ पट्टी पढ़ाकर गया होगा। इसने मेरे साथ हमेशा ही दुर्व्यवहार किया है। इसे अब और क्षमा नहीं कर सकता। यही सब सोचता हुआ जयराज महावीर के पास पहुंचा और बोला, महावीर, तुम यहाँ से चले जाओ। मैंने हमेशा तुम्हें दोस्त समझा और तुमने हमेशा ही मेरे साथ बुरा बर्ताव किया। दोस्त, मैंने हमेशा ही तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया है। अब की बार क्षमा कर दो। मैं आगे से अब कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। दोस्त, मेरी हालत पर तरस खाओ और कुछ धन मुझे भी दे दो, जिससे मेरा जीवन आसानी से कट जाए। देखो महावीर, महल से तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। एक काम करो, जंगल में वह जो बड़ा पेड़ है उसके नीचे खजाना दबा हुआ है। वैसे तो मैं उसमें से बहुत सारा धन निकलवा आया हूँ, लेकिन अभी भी कुछ धन बाकी बचा है। तुम जाओ और खुदाई करके वहां से जो भी धन मिले उसे ले जाओ और अपना जीवन निर्वाह करो। इस तरह भटकने से काम नहीं चलता। जयराज की बात सुनने के बाद महावीर ने खुदाई करने का कुछ सामान साथ लिया और वो जंगल में पहुंच गया। महावीर उस पेड़ से कुछ ही दूरी पर था। उधर शेर ने देखा कि एक आदमी कंधे पर फावड़ा रखे हुए इधर ही आ रहा है। शेर तो बैठा ही इसी काम के लिए था। वो भागता हुआ महावीर के पास पहुंचा और महावीर को मारकर उसे खा गया। शेर के द्वारा आज महावीर का अंत हो गया था। जो व्यक्ति दूसरों के साथ हमेशा गलत व्यवहार करता है, एक दिन उसके साथ भी गलत ही होता है। यही प्रकृति का नियम है। किसी ने ठीक ही कहा है कि कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा।